हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस से ही है, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है। और सॉरी, इतने टाइम से कोई वीडियोस वगैरह नहीं आ पा रही थी, पर अब मैं कंटिन्यूस हो जाऊंगी वीडियोस बनाने में। तो हमने अप्रेज़ल तक पढ़ा था, हमने प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेज़ल्स पढ़ लिए थे कि प्राइमरी अप्रेज़ल में हमारा मतलब हम किस नज़रिए से देखते हैं, हमारा क्या व्यू होता है एक नए और चेंजिंग एनवायरनमेंट को लेकर। हम उसे या तो पॉजिटिवली ले रहे हैं या न्यूट्रल फॉर्म में ले रहे हैं, उसका हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, या नेगेटिवली ले रहे हैं। और नेगेटिव इवेंट्स को अप्रेज़ किया जाता है उनके पॉसिबल हार्म के लिए, थ्रेट के लिए और चैलेंज के लिए। फिर मैंने हार्म, थ्रेट, चैलेंज तीनों बुक के हिसाब से बता दिए थे क्या होते हैं। देन सेकेंडरी अप्रेज़ल में बेसिकली ये देखा जाता है कि हमारे पास उस चीज़ को फेस करने के लिए जो सारे रिसोर्सेज हैं वो सफिशिएंट हैं या नहीं, और उससे पहले भी ये देखा जाता है रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, जिनकी हमें नीड है, जिनको हमें यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो रिसोर्सेज किस किस टाइप के हो सकते हैं, या तो मेंटल या फिज़िकल या पर्सनल या सोशल। ठीक है। और फिर आगे ये है, अगर कोई सोचता है उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, उसकी हेल्थ अच्छी है, उसके पास स्किल्स हैं किसी भी चीज़ को डील करने के लिए, और उसको बाकी लोग भी मुसीबत में सपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो कम स्ट्रेसफुल फील करेगा स्ट्रेस वाली सिचुएशन में भी। यही 2 लेवल पे अप्रेजल प्रोसेस हमने देखा था, और ये सिर्फ हमारा कॉग्निटिव या बिहेवियरल रिस्पॉन्स, मतलब हम बिहेवियर में क्या दिखा रहे हैं, हम क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सिर्फ इसी को डिटरमाइन नहीं करता, सिर्फ यही नहीं बताता, बल्कि हमारा इमोशनल और फिज़ोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस जो होते हैं एक्सटर्नल इवेंट्स के प्रति, ये उन्हें भी बताता है। आगे बता रखा है कि अप्रेजल्स, यहाँ से मेन हमें पढ़ना है, मैंने पुराना थोड़ा रिवाइज़ कराया है। आगे बता रखा है कि जो अप्रेजल्स होते हैं वो बहुत सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव यानी कि सबके अलग अलग होते हैं। हर इंसान के एक्सपीरियंसेस जैसे सब्जेक्टिव होते हैं, सब अलग अलग फील करते हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ों को परसीव करते हैं, वैसे ही हर पर्सन के अप्रेजल्स अलग अलग होते हैं और अलग अलग तरह के फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जिसमें से मेन 2 फैक्टर्स हैं जो हमें पढ़ाए गए हैं। पहला आ जाता है पास्ट एक्सपीरियंस। अब पास्ट एक्सपीरियंस से क्या मतलब है, अगर तुमने कभी अपने पास्ट में कोई सिमिलर प्रॉब्लम फेस की होगी तो ऑब्वियसली अब प्रेजेंट में अगर कोई वैसी ही प्रॉब्लम आ रही होगी तो तुम्हें पुराने वाले एक्सपीरियंस से बहुत हेल्प मिलेगी उसी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या उसके सॉल्यूशंस थोड़ा जल्दी मिल सकते हैं तुम्हें। तो उसके सॉल्यूशंस तुम्हें जल्दी मिल सकते हैं थोड़ा, अगर तुम सोचो कि मैंने पहले भी ये चीज़ फेस कर रखी है तो मैं अब भी ये चीज़ फेस कर लूँगा। अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से हेल्प लेकर तुम डील कर सकते हो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ, अगर तुमने कभी अपने पास्ट में वैसा ही सेम प्रॉब्लम फेस किया हो जो आज प्रेजेंट में तुम्हारे सामने आया है। इसमें जैसे यही लिखा हुआ है कि अगर किसी ने हैंडल करे हो सिमिलर सिचुएशन बहुत सक्सेसफुली अपने पास्ट में, और प्रेजेंट में वैसे ही प्रॉब्लम्स आए हैं उसके सामने फेस जो उसे करने पड़ रहे हैं, तो वो उन प्रॉब्लम्स को इतना ज़्यादा मतलब उनको लेकर परेशान नहीं होगा, और वो उसमें ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आएगा, वो उसके लिए कम थ्रेटनिंग होंगे, उसे डराएंगे कम वो प्रॉब्लम्स। दूसरा फैक्टर आता है कि जो स्ट्रेसफुल इवेंट है तुम उसे एज़ कंट्रोलेबल परसीव कर रहे हो या एज़ अनकंट्रोलेबल, यानी कि जो भी कोई चीज़ आई है तुम्हारे सामने जिससे तुम्हें लड़ना पड़ रहा है, वो तुम ये समझते हो कि ये चीज़ तुम्हारे हाथ में है या तुम्हारे हाथ से निकल चुका है, तुम इससे नहीं फेस कर सकते, इससे नहीं लड़ सकते, ये चीज़ आ जाती है। अगर किसी का खुद का मतलब उसने एक तरह से मास्टरी है, उसकी इतना कंट्रोल है उस सिचुएशन को लेकर, या वो खुद ये समझता है कि कुछ भी आएगा वो फेस कर लेगा और सब चीज़ें उसके हाथ में ही हैं, तो ऑब्वियसली वो आराम से उस चीज़ को फेस कर लेगा, और कंट्रोलेबिलिटी है उस इंसान के अंदर। वो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को वो एज़ कंट्रोलेबल देख रहा है, तो वो इससे बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो पर्सन बिलीव करता है कि वो कंट्रोल कर सकता है इस नेगेटिव सिचुएशन को, या इस नेगेटिव सिचुएशन के अराइवल को। जब से मतलब ये नेगेटिव सिचुएशन आना शुरू हुई है, जब से इसका ऑनसेट हुआ है, वो उसके बाद से उसे कंट्रोल कर सकता है, उसे खुद पर इतना विश्वास है, या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स, जो बुरे बुरे इफ़ेक्ट्स उसके ऊपर पड़ रहे हैं, वो उन्हें कंट्रोल कर सकता है, तो इसलिए वो कम अमाउंट में स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेगा एज़ कम्पेयर टू वो वाले पर्सनस जो ये सोचते हैं कि उनका खुद का कोई पर्सनल कंट्रोल नहीं है, मतलब ज़रा सा भी सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल नहीं है किसी भी एक्सटर्नल स्ट्रेसफुल सिचुएशन पर। वो उन लोगों के मुताबिक, उनके कंपैरिजन में ऑब्वियस सी बात है कम स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेंगे, या उन्हें लगेगा कि
भाई ये चीज़ मेरे हाथ में है और मेरे कंट्रोल में है, मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ आराम से, चाहे कुछ भी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, एक एफिकेसी वाली फीलिंग होना कि हाँ मुझे खुद पर विश्वास है, मुझे इतना बिलीफ है कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में है और मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ अपने हिसाब से, इससे बाहर निकल सकता हूँ, या बाहर की चीज़ें मेरे पे इतना हावी नहीं हो सकती, वो वाली चीज़। तो ये डिटरमाइन करती हैं, इंडिकेट करती हैं, बताती हैं कि वो पर्सन उस सिचुएशन को कैसे अप्रेस कर रहा है। वो उसे एक डर की तरह देख रहा है और वहाँ से फ़्लाइट करना चाह रहा है, वहाँ से 9-2-11 होगा भागेगा, या उसे एज चैलेंज देख रहा है और उसे फेस करेगा। तो जो एक्सपीरियंस और आउटकम होता है किसी भी स्ट्रेसर का, स्ट्रेसर वो चीज़ें, वो सोर्सेज जहाँ से स्ट्रेस आ रहा है हमारे पास, तो जो एक्सपीरियंस और आउटकम रिजल्ट निकल के आता है किसी भी स्ट्रेसर का, वो वैरी कर सकता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। ऑब्वियस सी बात है, किसने किस सिचुएशन को कैसे देखा है और कैसे फेस कर रहे हैं, उसमें क्या तरीके यूज़ कर रहे हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने के, वो सबका अलग अलग अपना होता है और सबका दिमाग हर एक प्रॉब्लम में अलग तरीके से ही चलता है। तो स्ट्रेस के अंदर सारे इन्वायरमेंटल पर्सनल इवेंट्स आ जाते हैं जो कि चैलेंज करते हैं, थ्रेट करते हैं एक पर्सन के वेलबींग को, उसके हेल्थ को, उसकी मेंटल हेल्थ को भी और उसकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी, और उसकी मतलब बॉडी को भी पूरी तरह से अफेक्ट करते हैं। स्ट्रेसर हमारे एक्सटर्नल हो सकते हैं, यानी कि जो बाहर से हमारे पास आ रहे हैं स्ट्रेसेस, जैसे कि इन्वायरमेंटल हो गया जिसमें नॉइस हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, सोशल हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, लोनलीनेस या आइसोलेशन हो सकता है, अकेले रहना पड़ रहा है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, या किसी का सपोर्ट उस तरह से मिल नहीं पा रहा जैसे जब हमें ज़रूरत है और जब हमें सपोर्ट चाहिए। साइकोलॉजिकल हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन, दो चीज़ें करनी है और दोनों के बीच में हम बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, इनकम्पैटिबल नीड्स हैं। फ्रस्ट्रेशन हो सकता है ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स हो रहा है, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, कोई पर्सन रोक रहा है, किसी चीज़ की वजह से रुकावट आ रही है। इंडिविजुअल के दिमाग के अंदर होते हैं साइकोलॉजिकल वाले जो होते हैं हमारे, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन और हमारा इंटरनल प्रेशर आ जाता है, और दूसरा आता है हमारा सोशल प्रेशर, चौथा सॉरी। यही जो स्ट्रेसर्स होते हैं यही रिज़ल्ट करते हैं कि जिसकी वजह से इंडिविजुअल अलग अलग तरह के वैरायटी में, मतलब बहुत सारे टाइप के स्ट्रेस रिएक्शंस देते हैं, जो कि फिज़ियोलॉजिकल हो सकता है, उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, उनकी हेल्थ कैसे ख़राब हो रही है स्ट्रेस के टाइम पे या जब वो टेंशन ले रहे हैं उस टाइम पे। बिहेवियरल हो सकते हैं, उनका बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है। इमोशनल हो सकते हैं, वो क्या फ़ील कर रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं और कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं चीज़ों के प्रति। कॉग्निटिव हो सकते हैं, उनके दिमाग पे उसका क्या असर पड़ रहा है। अब सुनो, 54 पेज पे सेकेंड पैराग्राफ में जो एट द फिज़ोलॉजिकल से लेकर पूरा हमें समझा रखा है ना, वो यहाँ पर गलत दे रखा है, मतलब बायोलॉजी के हिसाब से वो रॉन्ग है बहुत ज़्यादा। और जो मैंने सामने लिखा है वो उसका सही करके कन्वर्जन है पूरा, मैं वहाँ से समझा रही हूँ कि जो एक्यूट स्ट्रेसर है वो पहले सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास आएगा, फिर हाइपोथैलेमस के पास, फिर दो पाथवेज बनते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस है जो मैंने वहाँ लिखा है। सीआरएफ हमारा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और एसीटीएच हमारा हार्मोन होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक, हाँ वो पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स, देन वो कॉर्टिसोल रिलीज़ करेगा। और ये पूरा पार्ट जो हो रहा है ना, ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस पर हो रहा है, यानी कि इसमें हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है, पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व है, और जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है एड्रेनल कॉर्टेक्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, और ये सारा डीलेड रिस्पॉन्स है, ठीक है। दूसरी तरफ एसएनएस जो कि आ जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वहाँ से जाएगा एड्रीनल मेड्यूला के पास, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं ना, एक एड्रीनल कॉर्टेक्स, एक एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल मेड्यूला से हमारा एड्रेनलिन नाम का हार्मोन और नोर एड्रेनलिन नाम का हार्मोन रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से बीपी हाई, हार्ट रेट हाई, बीपी, ब्लड प्रेशर, ये इमीडिएट रिस्पॉन्सेज हैं, जल्दी होता है इस तरफ, और उस तरफ धीरे या थोड़ा लेट कह सकते हो, थोड़ा स्लो मोशन में ग्रेजुअल प्रोसेस है क्योंकि वो डीलेड रिस्पॉन्स है। उस साइड वाला हमारा सिंपैथोमेड्यूलरी पाथवे हो जाएगा। और CRH की फुल फॉर्म कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये मैंने उस साइड पे लिखा है, जो स्ट्रेसर्स वाला छोटा सा डायग्राम है वो भी इसी को एक्सप्लेन करता है। और CRF हमारा
कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर ही मैंने बता दिया, CRF वाला। ACTH मैंने बता दिया था, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। वहाँ साइड में मैंने नीचे लिखे हैं, दिख रहे होंगे तीनों फुल फॉर्म्स, क्योंकि यहाँ बीच में घुसाने की कहीं जगह नहीं थी। और जैसे वहाँ पे शॉर्ट में भी समझा रखा है, स्ट्रेसर्स होते हैं, हाइपोथैलेमस के पास जाएंगे, देन CRH रिलीज़ होगा। CRH कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फिर एड्रेनल ग्लैंड से कॉर्टिजोल जाएगा ब्लड में, दिख रहा है साइड से ब्लैक लाइन जा रही है। फिर इनहिबिशन हो जाएगा, वो रुक जाएगा रिलीज़ होना CRH हार्मोन हाइपोथैलेमस में, ठीक है। ये थे हमारे स्ट्रेस रिएक्शंस एट फिज़ोलॉजिकल लेवल। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है कि स्ट्रेस किस किस तरीके से वैरी करता है। एक सेकेंड, इस टॉपिक से पहले भी एक टॉपिक है जो 54 पे, वही सेकंड पैराग्राफ मैंने बताया ना, स्ट्रेस रिएक्शंस एट फिज़ोलॉजिकल लेवल। इसके ख़त्म होने के बाद लास्ट की 4-5 लाइन्स में दिख जाएगा बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज वाला टॉपिक। इसमें बता रहे कि जो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज होते हैं वो लिमिटलेस होते हैं, मतलब उनकी कोई हद नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है। और ये डिपेंड करते हैं कि स्ट्रेसफुल इवेंट जो इंसान को फेस करना पड़ रहा है या जो स्ट्रेस आ रहा है उसका नेचर कैसा है, वो स्ट्रेसफुल इवेंट किस तरह का है। कॉन्फ्रंटेटिव एक्शन, यानी कि जब वो उस चीज़ को एज चैलेंज ले रहा है और उसे फेस कर रहा है, उससे लड़ रहा है, स्ट्रेसर से वो फाइट कर रहा है, या वो उससे विड्रॉल कर रहा है, उससे थ्रेटन हो रहा है, उससे नहीं फेस करना चाह रहा है, वहाँ से फ्लाइट करना चाह रहा है, भाग रहा है। फिर एक वो था ना फ्लाइट और फाइट वाला, वो वाला रिस्पॉन्स जब आता है तो थ्रेटनिंग इवेंट से वो विड्रॉल कर रहा है, फ्लाइट कर रहा है। ये दो जनरल कैटेगरीज होती हैं बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज की। कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज के अंदर वो बिलीव्स आ सकते हैं जो हार्म को लेकर हमने अपने दिमाग में बनाए होते हैं, या वो थ्रेट के बारे में हम सोच सकते हैं जो वो इवेंट हमारे ऊपर डालेगा, या बिलीव्स इस चीज़ को लेकर कि क्या क्या वो उसके कॉजेज़ हो सकते हैं स्ट्रेसफुल इवेंट के, और कंट्रोलेबिलिटी की भाई ये चीज़ जो हो रही है हमारे हाथ में है या नहीं, हमारे कंट्रोल में है या नहीं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। ये सारे रिस्पॉन्सेज, जैसे कि इनकी वजह से क्या होता है, हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ सकता है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, और रिपीटेटिव थॉट्स आते रहते हैं हमारे दिमाग में, बार बार सेम गलत विचार आना। आगे बता रखा है कि बुक में एक फिगर 3.2 है, वो आप एक बार देख लेना। वो मैं जो पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा इसके एंड में एक बार बता दूंगी कि उस फिगर में क्या एक्सप्लेन कर रखा है। उससे पहले ये देख लेते हैं कि जो स्ट्रेसेस लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो किन किन बेसिस पर वैरी कर सकते हैं आपस में। इंटेंसिटी के बेसिस पर, मैंने सामने लिखा भी है, ड्यूरेशन के बेसिस पर, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर, और प्रिडिक्टेबिलिटी के बेसिस पर। इंटेंसिटी या तो ज़्यादा या कम, ड्यूरेशन कम टाइम के लिए हमें उस स्ट्रेस को फेस करना पड़ा है, या बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो चलता जा रहा है, क्रॉनिक है, एक्यूट नहीं है। और कॉम्प्लेक्सिटी कम कॉम्प्लेक्स है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। प्रिडिक्टेबिलिटी, हमें मतलब कुछ अंदाज़ा था, हमने ऐसा कुछ सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, एक्सपेक्टेड था या अनएक्सपेक्टेड था, एकदम अनएंटिसिपेटेड था कि इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था और ये एकदम से हो गया और अब हमें इसे झेलना पड़ रहा है, ठीक है। तो जो आउटकम होता है ना स्ट्रेस का, वो डिपेंड करता है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस की पोजीशन पर, उसकी लोकेशन पर, इन डायमेंशंस के बेसिस पर, ठीक है। यूजुअली ज़्यादा इंटेंस, लंबे पीरियड तक चलने वाले, लंबे पीरियड ऑफ टाइम प्रोलॉन्ग्ड होने वाले, मतलब जिनका ड्यूरेशन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, और कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा मुश्किल, मोर कॉम्प्लेक्स वाले, और अनएंटिसिपेटेड जिसके बारे में हमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा, हमें कुछ नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा या ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसे जो स्ट्रेस होते हैं ना, उनका ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनके ज़्यादा बुरे इफ़ेक्ट पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू वो वाले स्ट्रेसेस जो कम इंटेंस होते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलते हैं, कम कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जिनके बारे में हमने एक्सपेक्ट करा होता है या जो हमें पता है कि ये तो होना ही है, ऐसा ऐसा करेंगे तो ये दिक्कत आएगी और ये प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब जो एक्सपेक्टेड है। तो इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस स्ट्रेस को लेकर डिपेंड करते हैं उसके फिज़ोलॉजिकल स्ट्रेंथ पर, उस पर्सन की फ़िज़ोलॉजिकल स्ट्रेंथ पर, कि भाई इस इंसान की इतनी हेल्थ है या इतना इसका ऐसा सही दिमाग चलता है कि इस चीज़ से लड़ पाएगा या फेस कर पाएगा। लाइक कोई इलनेस आई है, कोई बीमारी हुई है उस इंसान को, तो उसकी बॉडी में, जैसे हम कहते हैं ना, इतनी इम्यूनिटी है कि इस चीज़ से लड़ पाएगा और इससे बाहर निकल पाएगा, या सिर्फ दवाइयों के बाद ख़त्म है, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इंडिविजुअल्स जिनकी पुअर फिज़िकल हेल्थ होती है, जैसे मैंने बताया,
जिनका कम नहीं, इन द सेंस वीक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होता है उनका, वो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं उन इंडिविजुअल से जो कि अच्छी हेल्थ एंजॉय कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, चीज़ों को पॉजिटिवली ले रहे हैं, और जिनका इम्यूनिटी लेवल अच्छा है, उनका बॉडी का स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है और मसल स्ट्रक्चर एंड ऑल सब हेल्दी है वो हर तरीके से। तो जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जैसे कि मेंटल हेल्थ, टेम्परामेंट और सेल्फ कंसेप्ट, ये रेलेवेंट है, ज़रूरी है एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस को लेकर, यानी कि लोग कैसे स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कैसे उनका स्ट्रेस को लेकर परसेप्शन अपना वो बना रहे हैं, और स्ट्रेस में वो क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसमें ये वाले साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कौन से वाले? उनकी दिमागी हालत, ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ, उनका टेम्परामेंट कैसा है, मतलब वो एकदम हाइपर एक्टिव टाइप है कि थोड़ा मतलब पैसिव नेचर के हैं कि हाँ ढंग से हो जाएगा और कर लेंगे, इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव नहीं है कि चीज़ों को हड़बड़ाहट में गलत कर दें। और उनका सेल्फ कंसेप्ट कैसा है, खुद को लेकर इमेज कैसी बनाई हुई है उन्होंने अपने दिमाग में कि वो चीज़ों को फेस कर सकते हैं, या कुछ भी आएगा वो उन्हें धकेल के कहीं भी गिरा सकता है और वो कुछ भी फेस नहीं कर सकते, या किसी भी चीज़ से लड़ने लायक नहीं है, कि खुद को लेकर बेसिकली सोच कैसी है। कल्चरल कंटेक्स्ट में जिसमें हम रहते हैं ये डिटरमाइन करता है किसी भी इवेंट का मतलब, और डिफ़ाइन करता है नेचर ऑफ रिस्पॉन्स जो हम देंगे, जो कि एक्सपेक्टेड हो सकता है बहुत सारी कंडीशंस के अंदर। फाइनली स्ट्रेस एक्सपीरियंसेस डिटर्मिन होते हैं उस चीज़ से कि उस पर्सन के पास कितने मतलब रिसोर्सेज हैं, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उतने हैं जितनों की उसे नीड है उस चीज़ को फेस करने के लिए, और कितने पैसे हैं, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है पैसे पूरे हैं जो उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दें, या किसी का कर्जा है तो